क्योंकि मेरा मानना ये है कि साइंस स्टूडेंट के पास ये होना चाहिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सिर्फ यही। कॉमर्स का स्टूडेंट कितना ही पूछता है कितना आया और कितना गया, बस। और आर्ट्स का स्टूडेंट अगर ह्यूमैनिटीज से कोई है तो उसको कब का पता होना चाहिए, बस। ये अगर सवाल अलग अलग स्ट्रीम के पास रहेंगे तो वो सर्वाइव कर जाएगा। ड्राइवर साथ रहेगा, गाड़ी साथ रहेगी, पीएसओ साथ चल रहे हैं, इस तरह से रहा हूँ। लेकिन क्या रह गया, आज वहाँ जाना है, महीने में 30 दिन है, 30 दिन में से 2-2 दिन सारी जगह लगाने, कैसे आप काम कर लोगे? नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षांत पिलानिया। आज की वीडियो में हमारे साथ रजनीश भाटी जी, एक मेडिकल स्टूडेंट जो कि बाद में एक टीचर बन गए। उसके बाद इन्हें उनमें मज़ा नहीं आया तो ये फिर एक साइंटिस्ट बन गए। फिर इन्हें साइंटिस्ट में भी मज़ा नहीं आया तो फिर अब ये किसान बन गए। तो एक जर्नी है, और ये जीवन एक जर्नी है, और पता नहीं है इसके अंदर कितने मोड़ हैं, क्या है। बस जैसे चलते जाओ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो लाइफ से, कि एक्सपेक्टेशंस देती हैं दुख और कुछ नहीं देती। तो अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, इतना ही है। थोड़ा गहरा पॉडकास्ट है ये वाला, देखो बताओ कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो यार, मैं खड्डे में हूँ क्या? ध्यान से रखो। हाँ सही है। आपको क्या लगता है सर, इंसानों का जीवन ज़्यादा बढ़िया है या जानवरों का? जानवरों का ज़्यादा बढ़िया। क्यों? वैसे हैं भी तो, हम भी तो जानवर ही हैं। पर हमारे पास दिमाग है, बस यही फ़र्क है, ज़्यादा और यूज़ हम करते हैं। कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेट तो वो भी कर रहे हैं, पर वो हमसे नहीं कर पा रहे ना। हमसे नहीं कर पा रहे तो क्या, हम भी उनसे नहीं कर पा रहे। सीधी सी बात है, फ़र्क। और वो क्या, कुत्ते पसंद है, गाय पसंद है, क्या पसंद है? गाय। गाय। कुत्ते क्यों नहीं? पसंद है, लेकिन एक साइंटिफिक रीज़न देखें, आजकल हर एक जगह मिक्सिंग। अगर डॉग की देखें तो इंडिया की जो ब्रीड थी वो हुंड थी, कहीं नहीं मिलती। गायें अभी बचाने के चक्कर में हैं कि इंडियन ब्रीड जो है वो हमें मिल जाए प्रॉपरली। क्योंकि वाइट रिवॉल्यूशन जो बता रहा था मैं आपको, वाइट रिवॉल्यूशन के दौरान हमारे पास न्यू जर्सी और जो HFE आई, मिल्क प्रोडक्शन है, क्वालिटी डाउन है, क्वांटिटी है, उसमें हम खुश हैं कि दूध मिल रहा है, सफ़ेद पानी है वो। अगर बात करें इंडियन काउस का, थार पार्कर है, साहिवाल है, कामधेनु तो मिलती ही नहीं है वैसे। और आपका मुर्रा, ये जो है हरियाणवी ब्रीड जो है, ये सारी की सारी वो ब्रीड्स हैं जिनके अंदर साइंटिफिकली भी, अगर प्रॉपरली साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर चुका है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा है। तो आप गोरक्षा से इसी वजह से जुड़े हुए हो? एक गोरक्षा से जुड़ना अलग चीज़ है, और गाय को पालना अलग चीज़ है। धर्म के साथ भी अगर हम चलते हैं तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर माँ बोल रहे हैं और माँ को गली में छोड़ दें तो फिर क्या फ़ायदा है हमारा? पर आप किस किस की मदद करके किस किस को घर ले जाओगे? जितना मेरे से हुआ है अभी तक किया है। लोगों को भी समझाते हैं कि भाई बाहर छोड़ने के बजाय आप पास रखो। अगर उसको नहीं खिला सकते तो गौशालाएं बहुत हैं, आप वहाँ पे भेजो, और वहाँ पे प्रॉपर केयरिंग भी है, डॉक्टर भी विजिट कर रहे हैं, सारा सब कुछ है। और लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं तो नहीं मानते। तो आपका बीफ के बारे में क्या ख्याल है? देखो, अगर सनातनी होने के नाते अगर अपनी इस चीज़ की बात करें तो वो गलत है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम इस बारे में बात करें तो कई जगह फूड वेब और फूड चेन को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर एक स्टेप भी हो गया तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चल रहा है, चलेगा, रोक भी नहीं सकते आप, कोई नहीं रोक सकता इस चीज़। पर ये गलत क्यों है? अगर चिकन भी खा रहा है या फिर पोर्क खा रहा है या बीफ खा रहा है तो मर तो सब में जानवर ही रहे। ये सारे की सारे कुछ धारणाएं हैं हमारे या अंदर। तो नॉन वेजिटेरियन ही गलत है। सर्वाइवल कहाँ तक आप यहाँ पे बैठे, इंडिया में बैठे, हिंदुस्तान में बैठे, जहाँ पे 56 तरह का अनाज हो रहा है, तो यहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं प्रॉपर्ली। जहाँ पे अनाज नहीं पैदा होता उनको खाना पड़ेगा, मजबूरी है।
कनाडा जैसे देशों में जहाँ पे 6 महीने बर्फ है। कहाँ से लेके आएंगे अनाज? लेकिन हम जो है उन्हीं फूड को प्रेफर कर रहे हैं आज, जंक फूड। उनकी मजबूरी है, फ्रोजन फूड। हाँ, और हमारी हीरोगिरी, रेपुटेशन पे बात आ जाती है, भैया खाना पड़ेगा। अच्छा। फर्क है ना। अगर अपन कहीं भी बैठ के चटनी खा रहे हैं तो लगेगा कि मतलब मेंटलिटी हो चुकी है कि गरीब है। गरीब नहीं है वो, मानसिक तौर पे इतना अमीर हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं। आज लोन चोरी है। मेरे एक मित्र हैं, वो इस चीज़ को ही लेके आ रहे हैं कि लहसुन की चटनी, कचरे की चटनी, उसको मैं भेजूंगा जो ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जाती है, उसको प्रॉपर पैक करके उन लोगों के पास भेजूंगा जो नहीं खा पाते। आज अगर एक अर्बन आदमी मिर्च की चटनी बना रहा है तो मिक्सी में पीस रहा है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बूढ़े बोलते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि भैया ये होगा, लेकिन उनको हम पागल समझते हैं। अरे नहीं है, अब एटम, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारे हैं और याद भी रह जाते हैं। तो हमारे को सिखाया गया कि भैया इंग्लिश जिसको नहीं आती वो कुछ नहीं आता। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि किसी बच्चे से पूछ के देख लो, साइंस के स्टूडेंट से पूछ के देख लो कि उसके पास रियलिटी में सब्जेक्ट क्या है जिनको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, नहीं पता होता। अब अगर मेरी बात करते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि मैं एक सूक्ष्म जीव विज्ञान विद्यार्थी हूँ। किसके? सूक्ष्म जीव विज्ञान विद्यार्थी। सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रोबायोलॉजिस्ट अगर मैं बोलूँ। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो उसको बोलेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान शास्त्री। अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं किसी को जाके इंटरव्यू में बता दूं कि मैं सूक्ष्म जीव विज्ञान शास्त्री हूँ, तो क्या वो समझ पाएंगे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट है? नहीं। क्योंकि हमें हमारी चीजों को माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब भी तो कहीं पता है। हाँ, बस इतना समझ में आ रहा है कि माइक्रो है तो छोटा होगा और बायोलॉजिस्ट तो है ही। पर ये तो अब भी नहीं पता चल रहा कि आप काम क्या करते हो। हाँ, समझ में नहीं आया माइक्रो, क्योंकि देखिए एजुकेशन पे अगर अपन देखें तो किसी बच्चे ने अगर मेडिकल ली है तो उस दिमाग में सेट है कि डॉक्टर ही बनेगा। लाइफ साइंस के कितने ब्रांच हैं, कितने सब ब्रांच हैं। हमें भी सुझाव मिलते थे क्योंकि इंडिया में सुझाव बहुत मिलते हैं। बचपन से माइंड में था कि एक साइंटिस्ट, एक रिसर्च में जाना है। तो कैसे, मतलब पता कैसे चला कि साइंटिस्ट जैसी भी कोई चीज़ होती है? इंटरेस्ट शुरुआत में उन्हीं चीज़ों में रहा है। कैसे, मतलब आया कैसे? कोई मूवी देखी? नहीं, कोई मूवी नहीं देखी और कुछ नहीं देखी। मैं आदत थी कि कुछ मतलब उठ पटांग करने की। मेरे घर से मम्मी पापा जाते हैं। मैं 3rd 4th की अगर बात बताता हूँ, मैं कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग जानता हूँ। अच्छा। जो मैंने उस टाइम पे करके देख ली कि घर वालों को शिकायत होती है कि बच्चा अगर कहीं जाएगा, ये छोटा है, कुछ करना ले, इस बाहर ना चला जाए। मेरे घर वालों को एक टेंशन होती थी, कहाँ कहाँ के फ्यूज जुड़ा ही मिलेगा, कौन कौन सी वायर चली हुई मिलेगी, टीवी के अंदर क्या प्रॉब्लम मिलेगी। मतलब ये होते थे। खोल देते थे आप? खोल देता था, जोड़ लेता और कुछ बना लेता था, उसका कुछ भी बना देता था इस टाइप में। फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये तो इलेक्ट्रिशियन का काम है, इसके अंदर आगे क्या हो सकता है, इससे आगे क्या हो सकता है। दादाजी थे, दादाजी मेरे को सबसे ज़्यादा साइंस उन्होंने सिखाई मेरे को। अच्छा। हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम ये बोलते हैं, वो अणु, परमाणु साखियों में सुनाते थे। अच्छा। वो अब समझ में आया कि वो क्या सुनाते थे उस टाइम पे। और मैक्सिमम फ्रेंड्स मेरे से ज़्यादा एज के हैं, छोटा बहुत कम मिलेगा। अगर मैं एमएससी में था तो पीएचडी स्कॉलर्स के साथ रहा हूँ, क्योंकि माइंड वहाँ बड़ों के साथ बैठता हूँ आराम से, तो मेरे को समझ आता है कि ये सिचुएशंस आती हैं, ऐसे ऐसे हैंडल होती हैं। या फिर कोई भी नई नई चीज़ें, आयुर्वेद है हमारे आसपास, बहुत सारी यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स हमें पता ही नहीं होता। बुखार चढ़ा, पैरासीटामोल लो, हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करो, चलो जी हो गया काम। ये काफ़ी चीज़ें हैं। तो माइंड में था कि मेरे को तो साइंटिस्ट बनना है। अब किस चीज़ का बनना है तो अपने को भी नहीं पता। ये पता था कि साइंटिस्ट बन कैसे सकते हैं? हाँ पता था, ठीक है। ये पता था कि आपको किस किस तरह से डॉक्टरेट करना है, कौन कौन से टेस्ट होंगे एग्जाम। मतलब 6th से 7th क्लास में मैंने ये सारी चीज़ें देख ली। कैसे? उस टाइम पे गूगल था? गूगल नहीं था, पूछता रहता था आप क्या कर रहे हैं, आपने एमएससी करी है तो आपने एमए करी है तो क्यों करी है, आगे आप क्या बन जाओगे। ठीक है, सवाल थे हमेशा से। हाँ। तो जब धीरे धीरे पता चला है, यानी कि आप ये लगाइए जिस टाइम पे कोटा गया था मैं,
क्योंकि अपने संस्कारों वाली बात, हमारी फैमिली, इंडियन फैमिली जो होती है, बाहर नहीं जाना, घर से मैक्सिमम 1 किलोमीटर घर है तो भी ध्यान से जाना है, टाइम से 2 मिनट लेट हो गया तो कहाँ रह गया था, तो उस वही आदत हो गई, अडेप्टेशन तो होना ही था। कोटा गए, भेजा, किसी को नहीं जानते हैं, कोटा की चक्काचौंध देखते हैं, हम भी घूमे 2-3 महीने, पूरा आनंद लिया वहाँ। उसके बाद समझ में आया भाई जो टारगेट था वो तो रह गया। क्या टारगेट क्या था? भाई जो इस चीज़ के लिए घर वालों ने भेजा है वो टारगेट तो रह गया है किस चीज़ के? कि आपको डॉक्टर बनने के लिए भेजा है, अच्छा। आपको प्री मेडिकल एंट्रेंस क्लियर करना है। हाँ। कैसे कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे तो पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे हमें हमारे सीनियर थे सीताराम यादव, शाहपुरा जयपुर से, अच्छा। उनको देखा तो वहीं से समझ आया था कि क्या होगा मेडिकल का, कुछ नहीं, बहुत डेडिकेटेड। उस अभी नीट होता है, नीट पीजी और नीट यूजी, तो नीट यूजी के थ्रू एडमिशन अभी होते हैं, पहले स्टेट का भी होता था। तो आरपीएमटी के हमेशा मतलब टॉप 10 में रहने वाले, भैया आपका टॉप 10 में रैंक तो आ गया, एडमिशन क्यों नहीं ले? अरे नहीं, जिस दिन एम्स क्लियर होगा उस टाइम पे एडमिशन एम्स में लो। तब समझ में आया एम्स भी कोई चीज़ है। एम्स का आज तक बल्कि मैंने अप्लाई नहीं किया, सिर्फ AIPMT अप्लाई किया, उसके थ्रू सिलेक्शन भी हुआ, कॉलेजेस भी मिले, लेकिन देखा कि डॉक्टर की लाइफ खुद की तो होती ही नहीं है। रात को 2 बजे अगर वो खाना खा रहा है, बीच में कॉल आ गया तो उसको जाना पड़ेगा, उसका तो धर्म वो हो गया है, क्योंकि वो कौन सी होथ बोलते हैं उसको? कौन सी ओथ बोलते हैं उसको? वो क्या हिपोक्रेटिक ओथ होती है, क्या होती है? डॉक्टर्स जो ओथ लेते हैं कि मैं जब भी मेरे पास मरी जाएगा मैं अच्छे से वो करूंगा, उनको प्रॉपर ऑपरेट करूंगा, इमोशनल नहीं हूँगा, इस टाइप से। तो उनका तो कोई धर्म तो है नहीं, ह्यूमैनिटी उनके लिए सबसे पहले। तो डॉक्टर की कोई लाइफ नहीं है, डॉक्टर को कौन बताएगा? अब मैं ये सोचता था डॉक्टर को कौन बताएगा? डॉक्टर को पढ़ाने वाला भी होगा कोई, वो हो गए प्रोफेसर भी कहाँ से निकाल के ले आएंगे कि भैया इस बीमारी का इलाज यहाँ है, तो जी उनके पास तो वो नहीं होता, उसको कौन निकालेगा? उसको साइंटिस्ट निकालेगा। अब उस टाइम तक हमारे को सिर्फ यही पता था कि बायोलॉजी जो है उसकी 2 ही ब्रांच, यानी कि जीव विज्ञान बायोलॉजी को बोलते हैं, उसके 2 ही ब्रांच है, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी और जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। ठीक है जी, तो वही पढ़ के नीट हो गया, आपका PMT था उस टाइम पे, AIPMT हुआ। चाहता था कि अगर डॉक्टर बने तो फिर जैसे सीताराम भाई गया, एम्स में गया, तो इस टाइप से करें, लेकिन वहाँ पे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, पढ़े भी नहीं। ठीक है, दिमाग में आया, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में देखता रहता, वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तक सिर्फ यही पता था कि बीमारियाँ होती हैं जिनका इलाज ये डॉक्टर करते हैं, उनको बताते हैं इनके प्रोफेसर। ठीक है, उनसे ऊपर उनको कौन बताता है? वो होते हैं साइंटिस्ट। अब वो रहते कहाँ हैं, क्या करते हैं, क्या लाइफ है, नहीं पता था। BSc मेडिकल किया, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ड्रॉप किया 1 साल। ठीक है, लगा कि ड्रॉप करना सही था? हाँ, मेरा 12th के बाद भी ड्रॉप था। अच्छा। क्योंकि सिलेक्शन हो गया था, एडमिशन लिया नहीं, छोड़ के आ गया था। 22 दिन मेडिकल कॉलेज मेरा, वापसी नहीं लगा मन, क्योंकि ज़िंदगी वही रह जाती कि सुबह RX लिख के पैरासीटामोल, ये डोज, BD, TD ये देने रहते, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। उसके बाद जो है बैचलर करना स्टार्ट किया, साथ में लगा कि हाँ बड़े भी हो गए, इनकम सोर्स भी होना चाहिए, और तो कुछ आता नहीं था, बायोलॉजी आती थी। पढ़ाना स्टार्ट किया, ट्यूशन्स दिए, होम ट्यूशन्स दिए, धीरे धीरे ग्रुप बन गया, उस ग्रुप को बढ़ाते गए। टोटल 16 ब्रांच मैंने 2016 तक कर ली थी। ठीक है। और नीट जिस टाइम पे 2 बार हुआ 2016 में, फिर मैं कोटा के और यहाँ के कंपैरिजन में लग गया, अपने आप को अच्छा कैसे बनाऊंगा, मैं अच्छा टीचर कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ता हूँ अगर वो बच्चे को पढ़ा दिया तो उसके फ्यूज उड़ गए।
कुछ बच्चे ऐसे भी निकले वही पढ़ना चाहते थे, हम्म, इनका टारगेट ये था ही नहीं कि हमारे को ये करना। हम्म, तो 2016 में जो नीट हुआ, सेकंड जो नीट हुआ, 30 स्टूडेंट्स ही मैं लेता था एक बैच में, ड्रॉपर बैच में, सुपर 30। सुपर 30 के थे। कई जगह मेरे को बोला भी गया, आनंद सर, ठीक है। तो 27 स्टूडेंट सिलेक्शन था ठीक है, आउट ऑफ 30। ठीक है। मतलब आसपास ही हो गया था कि भैया वहाँ पे एडमिशन होगा तो बच्चा निकल जाए। 30 सीट के लिए 600 प्लस रजिस्ट्रेशन और लेने वही 30। लेकिन लगने लग गया कि गलत फंस गया है, यहाँ तो तेरे को आना ही नहीं था। क्योंकि जो पढ़ा लिखा तमगा है वो बोलते हैं कि टीचर कौन है, जो पढ़ाता है। मेरे लिए एक बायो का टीचर वो है जो एक फेलियर स्टूडेंट है। तो उस टीचर ने भी तो बायो इसीलिए ली थी कि मैं पीएमटी का डॉक्टर बनूं। जब वो नहीं बन पाए तो उन्होंने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर ली, टीचिंग लाइन में आ गए। तो वो ठप्पा मेरे पे भी लगता, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनना था। फिर मैंने जो है आगे रुख किया, एमएससी में एडमिशन लिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमें बॉटनी जूलॉजी आती थी, हमें पता ही नहीं था माइक्रोबायोलॉजी क्या है। ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाके 1.5 महीने तक तो यही नहीं समझ आया था कि भैया ये बुक्स के नाम बता रहे हैं कि ऑथर के नाम बता रहे हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी से पढ़े हुए, वहाँ पे स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी हमने देखी नहीं आज तक। कोई किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से बच्चा है बैचलर करके, तो कैसे उनको हैंडल कर सकते थे, टैकल कर सकते थे। कई बार काफ़ी बेइज्जती भी हुई क्लास में, ये भी नहीं आता, कोई बात नहीं, तुम सिखा दो भाई, तुम्हारे क्लासमेट, उस चीज़ के लिए भी काफ़ी इंसल्ट हुई। लेकिन धीरे धीरे माइंड में सेट हो गया था कि भाई इनको जवाब देना, या मुंह से मौखिक रूप से तो हम दे नहीं सकते, तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अब करें कैसे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। वो धीरे 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 प्रैक्टिस, सीनियर्स के पास रहना, स्कॉलर्स के पास रहना, ये बताओ सर, ये बताओ सर, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, करते करते ड्यूरिंग एमएससी मेरा पहला रिसर्च पेपर पब्लिश। अब वहाँ पे भी बहुत दिमाग चल रहा था कि रिसर्च किस चीज़ की करें, माइक्रोबायोलॉजिस्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे करेगा, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पे करेगा। मैंने अपना पुरानी चीज़ उठाई, काफ़ी स्किन डिजीज़ जो हैं जिनके लिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स यूज़ होते हैं, क्रीमिक और एंटोमेंट यूज़ उसमें, उनकी जगह मैंने हमारे मेडिसिनल प्लांट्स नॉर्मली जो हमारे आसपास मिल जाते हैं, नींबू, अदरक, लहसुन, आपका अमरूद, गुआवा, इनसे उनका ट्रीटमेंट दिया, प्रैक्टिकली प्रूफ दिया, पेपर पब्लिश हुआ। फिर दिमाग में आया कि मैं पढ़ा उसी टाइम भी रहा हूँ, लेकिन बच्चों को तो ये चीज़ें समझ नहीं आई। बच्चों के चक्कर में पढ़ा रहा तो तेरा टारगेट रह जाएगा। फिर भी साइड बाई साइड में पढ़ाता रहा, जो बच्चा पढ़ना चाहता था मेरे से उससे वो मैं पढ़ाता रहा, जो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहता था उसको देते रहे, और हमेशा उन बच्चों से सीखता था। मैं आज तक ये नहीं बोलता कि मैं टीचर रहा, मैं स्टूडेंट ही था और स्टूडेंट ही हूँ और यही रहूँगा, क्योंकि बच्चों ने मेरे को जो शॉर्टकट सिखाया बायोलॉजी कि सर आपने इतना लंबा ये पढ़ाया था, इसका शॉर्टकट ये है, ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं और ऐसे ये सीखा जा सकता है, वहाँ से हमने किया। वो शॉर्टकट्स उठाए, आगे चले, एमएससी कंप्लीट हो गया, फिर कोविड आया, क्योंकि बिजनेस भी, क्योंकि एज हो रही थी तो बिजनेस भी देखना था कि भाई किस तरह से हम सर्वाइव कैसे करेंगे, फिर पैसा भी चाहिए, एजुकेशन में भी पैसा नहीं है अब तो। कोविड टाइम पे लोगों के समझ में आए थे, अदरवाइज एजुकेशन में पैसा था। गवर्नमेंट का ये ट्राई भी करे मैंने, ड्रीम जॉब है मेरी डीआरडीओ की, कि डीआरडीओ लैब के अंदर फूड डिपार्टमेंट में मैं जाऊँ, नहीं आया। बाय चांस, बाय लक, कोविड में मैं एचयू में ज्वाइन हुआ, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बाय चांस वहाँ पे मेरे को बायो फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट दिया। ठीक है। वहाँ पे मेरे को खुशी ये हुई। सब अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, ठीक है।
मतलब एकदम से कॉल आता है कि आपका एग्ज़ाम ये क्लियर है, आप यहाँ पे आपको ट्रिपल मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में आपको यहाँ पे एज ए असिस्टेंट रखा जा रहा है। पहुँच गया जी। वहाँ जाके समझ आया कि अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर देखे थे, एसोसिएट प्रोफेसर देखे, प्रोफेसर देखे, अभी असिस्टेंट साइंटिस्ट, एसोसिएट साइंटिस्ट, डीन साइंटिस्ट, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, ये क्या होता है? उनकी लाइफ देखे, वहाँ देखना। तो 6th का सपना कोरोना में पूरा हुआ। कोरोना में पूरा हुआ, जिस टाइम पे सबको ये लग रहा था कि सब कुछ बंद हो रहा है, उस टाइम पे मेरा माइंड भी एक्सप्लोर करके गया और सारा सब कुछ वहाँ पे हुआ। जिस टाइम पे सब ये सोच रहे थे कि कुछ नहीं हो पाएगा, वहाँ पे हम घूम रहे थे, सिचुएशंस देखी। वहाँ पे जाके मेरे समझ आया, मैं बहुत सारे साइंटिस्ट से मिला, किसी मीटिंग के थ्रू जैसे तैसे करके टाइम लेता था, सर मेरे को ये बता दो कैसे होगा ये एक्सपेरिमेंट, या फिर ये कैसे होगा, ये टेक्निक कैसे यूज़ होगी, कहाँ यूज़ होगी, क्यों यूज़ होगी, क्या चेंज कर सकते हैं, क्यों चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि साइंस स्टूडेंट के पास ये होना चाहिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सिर्फ यही। कॉमर्स का स्टूडेंट कितना ही पूछता है, कितना आया और कितना गया, बस। और आर्ट्स का स्टूडेंट अगर ह्यूमैनिटीज से कोई है तो उसको कब का पता होना चाहिए, बस। ये अगर सवाल अलग अलग स्ट्रीम के पास रहेंगे तो वो सर्वाइव कर जाए। तो साइंस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो यही सवाल थे, पूछता रहा, फिर समझ आया कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वहाँ पे चांस है। वो एरिया पूरा खाली पड़ा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, और नेचुरल फार्मिंग को तो लोग भूल ही चुके हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें, किसी को बताएं ना, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सबको पता है, नेचुरल फार्मिंग का किसी को आज भी नहीं पता है। अच्छा, हाँ। दोनों में डिफरेंस, बहुत डिफरेंस। क्या डिफरेंस? अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखें तो हम माइक्रोब से कर रहे हैं, है ना। माइक्रोब जो भी इनोकुलेट स्पेसिफिक क्रॉप के लिए स्पेसिफिक बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें इनोकुलेट करके बायो फर्टिलाइजर हम दे रहे हैं, चाहे वो चारकोल बेस्ड है, चाहे वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड है या वाटर बेस्ड है। उसके साथ में एक, क्योंकि हाइब्रिड बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती है ना आजकल, ईवी के साथ में पेट्रोल की गाड़ियाँ बहुत बढ़िया चली डिमांड में, तो उसी तरह से हाइब्रिड इस चीज़ का बनाया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को और नेचुरल फार्मिंग को एक कम्बिनेशन के साथ कैसे चलाएगा। अब नेचुरल की अगर बात करते हैं तो इसमें जीवामृत है, घन जीवामृत है, नीम चक्र है, नीम कवच है, इस टाइप की चीज़ें जो हमारे को एनवायरनमेंट से मिलती हैं। यानी कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर एक साथ आ जाते हैं तो एग्री वेस्ट आपका 1% भी नहीं रहेगा। अब जैसे जैसे मैं उस चीज़ में घुसना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि पराली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ सॉल्यूशन है इसका। यानी कि हमारे खेत के अंदर से अगर कोई वेस्ट निकल जाता है तो खेती क्यों करनी है, वहीं पे बनाओ, हमारे कोई केमिकल यूज़ नहीं करना। जब बताना स्टार्ट किया फार्मर से मिला तो वो कहते जी पॉसिबल ही नहीं है ये तो उसको उपाय लिए क्या मैंने था उसका? उपाय क्या था उसका? उपाय थे ना, नहीं, फार्मर्स को मनाने का क्या उपाय था? उनके साथ तो बाद में डील करनी स्टार्ट करी है। पहले 1 साल तो मैंने कि सर बहुत रिक्वेस्ट करी, डाल के देख लो, ये करके देख लो, ये कर लो, लेकिन नहीं हुआ। बाद में जिस टाइम पे हमने देखा है कि मैंने उनको डायरेक्ट ये कहा कि आप 1 एकड़ में उगाइए, आपके केमिकल फार्मिंग में जितना प्रॉफिट आप ले रहे हैं वो प्रॉफिट मेरे से ले जाना, लेकिन जो ऑर्गेनिक का हो गया वो मेरा। ठीक है। इस टाइप से आज अप्रोक्सीमेट 70 to 80 एकड़ तक चल रहा है। जिसमें आपकी कितनी? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, मैं खुद तो जाके सिर्फ सर्वे करके आता हूँ, टाइम टाइम पे उनको विजिट कर रहा हूँ। 70 to 80 एकड़ के अंदर जो है आज अपना पूरा फार्मर काम कर रहा है, जो ऑर्गेनिक करना भी चाह रहा है, उनको रिजल्ट भी मिला है, अच्छा भी लग रहा है। केमिकल तो वहीं चलेगा ना जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ है। अगर हम आगे चलें, थार डेजर्ट स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे कैसे वो कर पा रहे हैं, पानी नहीं है, वाटर ख़राब हो चुका है, वो सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। कहीं पे एल्कलाइन सोइल हो गया, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की सहायता से। ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं? क्या लेकिन उन पे उनको ध्यान नहीं दिया पेस्टिसाइड्स जाता। नहीं बोलेंगे? हाँ? क्या उनको कुछ भी लगा लीजिए, जैसे सोइल ट्रीटमेंट के लिए हम उनको बोल सकते हैं, सोइल कंडीशनर भी बोल सकते हैं। आप पर वो भी तो पेस्टिसाइड एक तरीके के केमिकल ही हुआ है। काहे के केमिकल हुआ, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे शरीर पे रह रहे हैं, हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया भी हैं,
अगर हिंदी में बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर भी आपके रोगाणु अलग होते हैं, जीवाणु अलग होते हैं, मतलब ये वैसी चीज हो गई कि आप जो हेल्पफुल है। ओमेगा 3 के कैप्सूल खा रहे हो, हाँ, तो आपने मिट्टी को ओमेगा 3 का कैप्सूल दिला दिया। वो चलेगा हाँ, और वो काम भी करता है। ठीक है। अभी रिसेंटली अभी आपका वीट का कल्टीवेशन चालू हुआ, ठीक है, सीडलिंग हुई। जिन फार्मर्स को मैंने बोला कि भाई आपको ये वाला प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, केमिकल यूज़ नहीं करना, मैं आपको दूँ, दूसरे किसान आके देख रहे हैं कि वो कैसे गया, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट डाल के सबसे पहले, उसके बाद जो है वो डालते थे, और हमने उसके अंदर नहीं डलवाया, हमने उसके अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और नेचुरल प्रोडक्ट दिए, उग भी गया है, बराबर भी चल रहा है, जर्मिनेशन भी इस पूरे सीड का हुआ है, और ग्रोथ भी बराबर आ रही है। कैसे हुआ? हाँ, प्रोडक्शन में एक बार आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन की अगर हम क्वालिटी पर रहेंगे तो क्वांटिटी हमें नहीं मिलेगी, लेकिन अगर क्वालिटी हमारे पास है तो हमारे पास क्या है, पैसा भी मिल जाता है। लोग चाहते हैं उनको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले, अच्छा प्रोडक्ट मिले, नेचुरल मिले, वो खरीदते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर यहाँ पे काम कर, रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। आप मेरे को यहाँ से चांद पे पहुँचा तो देंगे, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। फर्क वहीं से मैंने कंसेप्ट उठाया कि भाई वैसे तो मानोगे नहीं आप लोग, आपको पैसा चाहिए, सब्सिडी देता हूँ। आपको पैसा चाहिए। और जो मैंने और बाहर आपके अलग अलग जगह पे जो पौधशाला नर्सरी जो है वहाँ पे आपको 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये का पैकेट मिलता है, वो किसान को मैं काफ़ी कम रेट में दूँ। तो आपने वो चीज़ प्रैक्टिकली करके देख ली। अब जो एक किसान नेचुरल फार्मिंग कर रहा है और एक जो केमिकल्स के साथ कर रहा है, बेनिफिट दोनों को बराबर हो रहा है या किसी को कम हो रहा है, किसी को ज़्यादा हो रहा है? ऑर्गेनिक वाले को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ज़्यादा पैसे कमा पा रहा है? ज़्यादा पैसे कमा पा रहा है। कैसे? सीधी सी बात है भाई, क्वालिटी। क्वालिटी है। आप एक बात बताइए, जब भी आप बात करते हैं, आज लास्ट ईयर अगर गेहूं का क्रॉप आया हमारी मंडी के अंदर, मार्केट के अंदर आया है, तो 2100 2100 समथिंग उसका जो है ना प्राइस था, और मेरे जो फार्मर्स जिन्होंने ऑर्गेनिक किया था उन्होंने 3000 तक सेल किया। और क्या ऑर्गेनिक की डिमांड है? बहुत ज़्यादा, आप डिमांड पूरी नहीं कर सकते, इतना है एडवांस। अगर ऐसे भी लोग होंगे जो ऑर्गेनिक बोल के केमिकल्स वाला बेच रहे होंगे, हाँ, तो उसकी क्या पहचान क्या है? चेक किया जाए, उसके लिए प्रॉपर क्वालिटी टेस्टिंग हो। तो आप लैब जिससे में होगी जो? हाँ, जिससे आप खरीद रहे हैं उससे आप लैब रिपोर्ट लीजिए। आपके पास है लैब? हाँ बिल्कुल, प्रॉपरली तरीके से हम इसको प्रिपेयर, हमारा हर एक लोड मैन्योर का भी है, उसको भी हम देखते हैं, और 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि ये प्योरली ऑर्गेनिक है। कस्टमर को प्रॉपरली बताया जाता है। अगर कस्टमर को पहले बताओ आप कि इसमें हमने इस साल नहीं डाला है यूरिया या फिर कोई भी केमिकल, तो 2 इस साल साल नहीं तो डाला, लेता है किसी भी सॉइल को, दोबारा से उसको अपनी कैपेसिटी पे लेके आना है। बीमार कर दिए सारी मिट्टी ना, बीमार कर दिए, उसको दोबारा से तंदुरुस्त तो करना पड़ेगा, वो इसी तरह से तरीके से होगा। अब किसानों का सीधा सीधा मानना है कि गोबर से नहीं होगा, नहीं होगा। आप गोबर दे रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काऊ डंग ही यूज़ करता हूँ, सिर्फ इंडियन ब्रीड होती हैं वो सारी, जितने भी काउज इंडियन ब्रीड के। और दूसरा, इसमें मेरे को फ़ायदा क्या मिल रहा है, सोशली मेरे को क्या फ़ायदा मिल रहा है, जो मेरे अगर बात करूँ धर्म के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गौशाला से कॉन्टैक्ट करता हूँ। गौशाला के पास 2 प्रॉब्लम, चारा नहीं है उनके पास, गोबर कहाँ डालें, क्योंकि जिस टाइम पे आपका किसान का बुआई का टाइम होता है, किसान ले जाता है, बारिश के टाइम पे उस गोबर का क्या किया जाए। गवर्नमेंट ने बहुत समझाया, बायोगैस प्लांट लगाओ, नहीं समझ आया, सब्सिडी भी दी गवर्नमेंट ने, नहीं आया समझ में। उसके लिए मैंने क्या किया है कि वो गोबर मेरे को दे दो, गाय के चारे की टेंशन मेरी, और 2-3 गौशाला। तो आपने बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया कि चारा मेरा, जो चारा पहले तुम्हारा, गोबर मेरा। गोबर, ठीक है, पहले यही चलता था। हाँ, बार्टर सिस्टम पे दुनिया, और आगे भी वही चलेगा। फिर से बार्टर सिस्टम आएगा? बिल्कुल आएगा। ये आप वो वाली बात कह रहे हो कि हाँ मैंने देखा है 2030 को? हाँ, सच है ये। अब देख लीजिए ना, पैसा है हमारे पास, कोविड में समझ आ गया कि पैसे की क्या अहमियत है, ठीक है। खाना ढूंढ रहे थे लोग, रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज़ें तो चाहिए थी,
लेकिन पैसा 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 कोविड में सा रखा रह गया सब। जिनके गए उनके गए, ना पैसा काम आया ना कुछ भी नहीं आया काम। और एक बहुत ही बड़ा लेवल था आपकी बात जो समझ आया। तो एक 12वीं क्लास का बच्चा जिसने पीएमटी का एग्ज़ाम क्लियर किया, मेडिकल में एडमिशन लिया, उसके बाद एक मेडिकल छोड़ दी, 1 साल ड्रॉप किया, फिर एक सपना देखा साइंटिस्ट बनने का जो कि 2020 में पूरा हुआ। उसके बाद एक साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ के अपने खेत में आके बैठा है, किसानों को नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखा रहा है। क्या लगता है आने वाले सालों में ये क्या सफ़र और भी मुड़ सकता है या फिर ये डेस्टिनेशन है? बढ़ेगा, बढ़ेगा। बहुत बढ़ेगा। जो आप मेरे को बता रहे थे कि आपने वो जीवन भी जिया है जब अगर हाथ ऐसे करो तो अपने आप ब्लेजर आ जाएगा। जिस टाइम पे इंस्टीट्यूट में मेरे को बताओ पूरी स्टोरी शुरू से बताओ। इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। हाँ 2012 में पढ़ाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जिस टाइम पे मैंने देखा कि हाँ रिजल्ट आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, यानी कि आप ये लगे 1.5 महीने के अंदर मैंने ये सोचा कि भैया ना और कहीं नहीं पढ़ाना है। हाँ। खुद स्टार्ट करें। हाँ। स्टार्ट किया। ठीक है। मतलब कि कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो अपन सोचते हैं कि 1-2 साल तक या तो इसके फाइनेंशियली वो बियर करने पड़ेंगे हाँ। कुछ। उसके बाद जब देखा हमने कि पहले दिन ही 18 बच्चे हैं। पहले दिन 18 बच्चे। ठीक है। क्योंकि ये तो था कि पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना नहीं पता था कि वे इतना बच्चा मेरे पे विश्वास करेगा। छोटी सी शॉप 10x12 की साइज था उस शॉप का, जिसमें मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। और ये कोई दिल्ली मुंबई जैसे शहर की बात नहीं हो रही ना? भिवानी। ठीक है। माया नगरी में हम नहीं गए। भिवानी के अंदर स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो फैला। भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, यानी कि जिस टाइम पे मैं 16 में जब मैं एमएससी करके आया था, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। आज उनकी वजह से मैं हूँ जो कुछ हूँ। क्योंकि 31 साल का बच्चा जब 28 साल में जाके कमाना स्टार्ट करे, वो भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा है, फिर एकदम से हाँ भी लग गया और उसके बाद छोड़ देता है। एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, छोड़ के आ गया, साल पागल है। मतलब कितने टूटे होंगे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज भी वो मेरे साथ खड़े। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। जब मैं 16 में एमएससी करके आया था, उस टाइम पे आसपास हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में मेरे कोचिंग सेंटर्स थे अलग अलग। 19 में मेरठ, 21 में बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे उनके सामने में बैठ जाता। कई बार इंसल्ट भी आई। 22 साल का बच्चा डायरेक्टर बन के बैठा है। जवाब दे के आया करता। सर देखिए मैम, एज से आप किसी को ये ताक नहीं सकते, कपड़े से आप ये नहीं देख सकते हो कि अमीर है कि गरीब है, क्योंकि शक्ल पे तो नहीं लिखा है ना, ब्रेन में क्या है। ना ही आपके हाथों के लिखे में लिखा है। हाथ किस हिसाब से चलेंगे वो बताए। सिलेक्शन दिया तब उनके मुंह बंद हुए। बच्चों ने नाम दिया। 6 से 8 साल मैंने पढ़ाया। 90+ डॉक्टर्स मैंने निकाले। मैं मेडिकल की बात करूँगा, वैसे मेरे इंस्टीट्यूट में IIT NDA भी चलता था। 17 के अराउंड IITians, 2 NDA मैंने दिए। NDA लास्ट ईयर में मैंने चालू किया था। कोविड टाइम में वो बंद हो गया। अदरवाइज आज यहाँ पे इस चीज़ के लिए मेरे पास टाइम नहीं आता, क्योंकि मैं भी उसी चकाचौंध में घूमता रहता काफ़ी कुछ। उस टाइम पे वो लाइफ जिए मैं, क्योंकि 16 ब्रांचेस, अलग अलग लोकेशन, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक मैं फैला हुआ। तो ड्राइविंग नहीं आती उसको, ड्राइवर साथ रहेगा, गाड़ी साथ रहेगी, PSO साथ चल रहे हैं, इस तरह से रहा हूँ। लेकिन क्या रह गया, आज वहाँ जाना है, महीने में 30 दिन है, 30 दिन में से 2-2 दिन सारी जगह लगाने, कैसे आप काम कर लोगे? नहीं कर सकते। चुपचाप बैठ जाओ, खेत में आ जाओ, मज़ा आ रहा है। वो क्या स्टोरी थी कि 4 एयरफोर्स वाले ऑफिस? एक्चुअली क्या रहता है कि जब भी ऐसे रिसर्च सेंटर्स के अंदर आप जाते हो, गवर्नमेंट को पता है धरोहर, उनके बिना कुछ नहीं है, ना ही उनको एक्सपोज भी नहीं कर सकते, उनके भी कुछ रूल रेगुलेशंस, तो सिक्योरिटीज दी जाती हैं।
आप DRDO में लगा लीजिए, आप बार्क में लगा लीजिए, आप CRI के अंदर लगा लीजिए, यहाँ पे हमारी फोर्सेस ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो वो लाइफ भी अलग होती थी। जय हिंद सर, अच्छा लगता था। 22 साल का कोई निकल रहा है वहाँ पे, जय हिंद सर, मतलब अलग ही था। रुतबा था है ना, एक रुतबा था। मज़ा भी आता था कि जिनकी मतलब जिनको देख के हमारे अंदर यूँ आ जाते कि हाँ, फोर्स, आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उनको देख के हम यूं ही हो जाते हैं। मतलब गाड़ी हम उनमें से रहे, ट्रक देखते हैं ना फौजियों वाला, खुश हो जाते थे, भैया सीधे खड़े हो जाओ, फौजी आगे। और वो हमें आगे से इज्जत दे रहे हैं, हमें विश कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, राजा। लेकिन लाइफ क्या थी? सबसे ज़्यादा चीज़ ऐसे क्या लगता है कि ये चीज़ मैंने सीख ली है, और अगर ये चीज़ अगर कोई आदमी सीख गया तो वो हारेगा नहीं? सर्वाइवल। जो अडेप्ट करेगा वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज नेचर उसको वो सर्वाइवल सब डिस्क्लाइन कुछ कर है। देगा। सर्वाइवल सबसे बड़ी चीज़। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपका